Student, good afternoon. Today I will start your new subject RCC Reinforcement Cement Concrete MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज आपका ये दूसरा लेक्चर है, मतलब दूसरा वीडियो है MCQ का। और आज हम बहुत सारा क्वेश्चन लाए हैं। आज इतना क्वेश्चन है कि ख़त्म हो जाएगा आज इसमें, और ये मैराथन बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक चलेगा आज की क्लास जो होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सब्जेक्ट आपका क्या है? RCC है, यानी कि MCQ चलने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चलने वाला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द स्टील रेनफोर्स्ड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो मेरे पास स्टील है, यानी कि जो सरिया है, वो क्या कंसिस्ट करता है? तो आपको पता है ना, जो भी सरिया होगा वो क्या होगा मेरे पास, डिफॉर्म्ड बार्स भी होगा, कोल्ड ट्विस्टेड बार्स भी होगा, और माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील बार भी होगा। यानी कि जो भी मेरे पास सरिया होगा, जो भी स्टील रेनफोर्समेंट कंसिस्ट करेगा, वो किसको करेगा? डिफॉर्म्ड को भी करेगा, माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील को भी करेगा, साथ में ही कोल्ड ट्विस्टेड बार्स को भी करेगा। यानी कि जो ऑप्शन इसका सही होगा, करेक्ट होगा, वो क्या होगा मेरा? ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम स्टील रेनफोर्स्ड इज प्रोवाइड, यानी कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में जो हमारा सरिया होता है, स्टील होता है, वो कहाँ पे प्रोवाइड होता है? तो आपको पता है कि मेरे पास ये बीम होता है, मेरे पास बीम होता है, बीम में क्या होता है? ये न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये बीम है मेरे पास, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, BD होगा। तो जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला ये है, ये किस में होता है? कंप्रेशन जोन में होता है। किस में होता है? कंप्रेशन जोन में होता है। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? कंक्रीट यूज़ करते हैं। और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमारा क्या होता है? टेंसाइल जोन होता है, टेंसाइल जोन होता है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? बार्स यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि जो भी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, इसमें स्टील हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? तो स्टील मेरा कहाँ पर स्टील कहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है मेरा? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, यानी कि टेंशन जोन में प्रोवाइड हो रहा है। तो कहाँ पे हो रहा है? टेंशन जोन में हमारा स्टील प्रोवाइड हो रहा है। ऑप्शन जो ए होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, ये बार बार फंस जा रहा है ना। सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, रेनफोर्स्ड इज प्लेस्ड ऑन, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मेरा सरिया होगा वो कहाँ पे प्लेस्ड होगा? यानी कि यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं? बार्स की बात कर रहे हैं, रेनफोर्स्ड की बात कर रहे हैं। तो कहाँ पे होगा? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही होगा? बेलो द न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन जो ए होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जॉइंट एक्शन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन डिपेंड ऑन, जो भी मेरा जॉइंट एक्शन होगा किसके लिए? स्टील और कंक्रीट के लिए, उस समय रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? तो आपको पता है ना कि स्टील के साथ हमेशा कंक्रीट यूज करते हैं, क्योंकि दोनों का थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है? अच्छा होता है। दोनों की जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है? अच्छी होती है। तो मेरा पहला ऑप्शन क्या है? बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील बार, सही है, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होती है। दूसरा क्या होता है? अब्सेंस ऑफ कोरोजन ऑफ स्टील बार्स, एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ होता है, किससे? कंक्रीट से। यानी कि जो मेरे पास स्टील होता है, जो मेरे पास ये बार्स है, ये मेरे पास क्या है? स्टील है, ये किससे घिरा होगा? ये कंक्रीट से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? ये कंक्रीट से घिरा होता है। तो कंक्रीट से घिरे होने के कारण क्या होता है? इसमें कभी भी जंग लगने के चांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? निगलेक्ट होते हैं, मतलब होते ही नहीं, जंग लगने के कोई चांसेस नहीं होते। तीसरा मेरे पास क्या है? प्रैक्टिकली इक्वल थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि कंक्रीट और स्टील दोनों का जो थर्मल एक्सपेंशन यानी कि अल्फा, वो कितना होता है? 12 × 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए क्या होगा? जो भी इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा? करेक्ट। ऑल द अबव ऑप्शन जो होगा मेरा वो क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर फ्रॉम द कंप्रेशन एज टू। कंप्रेशन एज टू पूछ रहा है, यानी कि ये मेरे पास क्या एक बीम है, ये आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जो भी मेरे पास सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है इफेक्टिव डेप्थ मेजर किया जाएगा कंप्रेशन जोन से। आपको पता ना यहाँ पे जो टेंशन में क्या करते हैं, सरिये का यूज करते हैं, तो सरिये के हाफ से, सरिये के आधे से ये कंप्रेशन जोन के टॉप तक की जो हमारी हाइट होती है, ये क्या होती है, ये हमारी इस इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी कहलाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेंसाइल एज गलत होगा, न्यूट्रल एक्सिस ये भी गलत होगा, बी ऑप्शन जो होगा लाइट चली गई, थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग। चलिए फिर लाइट आ गई, लाइट चली गई थी, वही दिक्कत था थोड़ा सा। कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर फ्रॉम द कंप्रेशन एज, यानी कि कंप्रेशन एज से इफेक्टिव डेप्थ कहाँ तक मेजर करेंगे, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पे मेरा टेंशन जोन में सरिया यूज होता है, तो इफेक्टिव डेप्थ लेते कहाँ से, सरिये के डाया के हाफ, यानी कि सरिये के आधे से लेकर के कंप्रेशन जोन तक की जो टॉप तक की है, यहाँ से सरिये के आधे तक की जो दूरी होती है वो मेरे पास क्या होती है, इफेक्टिव डेप्थ होती है। क्या होती है, इफेक्टिव डेप्थ होती है। तो मेरा आंसर कौन सा सही होगा, सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एनालिसिस ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट कैन बी डन बाय। रेनफोर्समेंट कंक्रीट का जो एनालिसिस होता है उसको हम कैसे करते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन थ्योरी पे होता है, इलास्टिक पे होता है और अल्टीमेट लोड थ्योरी, तीनों पे होता है। अल्टीमेट लोड, इलास्टिक और स्ट्रेट लाइन थ्योरी तीनों पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो हमारा जो आंसर डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक थ्योरी टू द बीम्स इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ, यानी कि जो भी मेरा एप्लीकेशन है बीम का वो क्या होगा, इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड होगा। तो उसका एजम्पशन क्या कर रहा है, एजम्पशन क्या कर रहा है आपको पता है, एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। जो भी मेरा सेक्शन होगा वो क्या होगा, बेंडिंग के पहले भी क्या होगा, प्लेन होगा, और बेंडिंग के बाद भी हमारा क्या होगा, वो प्लेन होगा। सेकंड क्या कर रहा है, ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन बाय रेनफोर्समेंट। सही बात है, जो भी हमारा टेंसाइल लोड आता है वो कौन लेता है, केवल सरिया लेता है, एलोन लिखा हुआ, एंड नन ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट नहीं लेता है। थर्ड आपका कह रहा है, स्टील रेनफोर्समेंट इज फ्री फ्रॉम इनिशियल स्ट्रेस व्हेन इट इज एम्बेडेड इन कंक्रीट, यानी कि जब मेरा सरिया कंक्रीट से घिरा हुआ होता है उस कंडीशन में क्या होता है, फ्री फ्रॉम क्या होता है, इनिशियल स्ट्रेस से फ्री होता है। जब मेरे पास बार्स, ये जो मेरे पास सरिया है ये क्या होता है, ये जब कंक्रीट से घिरा होता है तो उस समय क्या होता है, ये फ्री होता है इनिशियल स्ट्रेस, वो तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द केस ऑफ कैंटिलीवर बीम टेंसाइल जोन, इन द केस ऑफ कैंटिलीवर बीम द टेंसाइल जोन इज एबव द न्यूट्रल एक्सिस। सही है, हमेशा याद रखिएगा कैंटिलीवर के केस में, कैंटिलीवर के केस में मान लो ये मेरा बीम है सिंपल सा, ये मेरा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। तो जब भी कैंटिलीवर का केस होगा, मतलब कैंटिलीवर का जब केस, कैंटिलीवर का केस होगा उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी मेरे पास बार्स यूज होगा वो कहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होगा। कहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होगा। टेंसाइल जोन एबव द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, यानी कि ये वाला जो ए ऑप्शन होगा एग्री, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो क्या होगा, वो मेरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मा सी भी दिया हुआ है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये मात्रक है, ये इसकी यूनिट है, मतलब ये इसकी यूनिट है। द मॉडुलर रेशियो यम पूछ रहा है, मॉडुलर रेशियो यम पूछ रहा है, तो यम की वैल्यू क्या होती है, यम बराबर होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी। 3 सिग्मा सी बी सी कहिए या 3 सिग्मा सी बी कहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या मॉडुलर रेशियो क्या होता है। मॉडुलर रेशियो जो हमारा होता है वो क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपन कंक्रीट। एक फॉर्मूला ये भी होता है, मॉडुलर रेशियो इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो दोनों फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, कहीं ना कहीं फार्मूला भी आगे आएगा, देखते हैं। यहाँ आ भी गया, द मॉडुलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ एम बराबर क्या होता है ई एस मॉडुलर इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपन सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्या कह रहा है ये यंग मॉडुलस स्टील का अपान में यंग मॉडुलस कंक्रीट का, तो ऑप्शन जो ए होगा वो क्या होगा मेरे पास करेक्ट होगा। फास्ट तो नहीं ना पढ़ा रहे हैं, फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, ख़त्म नहीं होगा, नहीं पढ़ाएंगे तो। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, बताने के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर रहा है इन सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम द लोड इंक्रीज। सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम के कंडीशन में लोड इंक्रीज होता है। ओनली कंक्रीट विल बी रजिस्ट इन टेंशन, ओनली लिखा हुआ तो ये गलत होगा। सेकेंड ओनली स्टील बार्स विल बी रजिस्ट इन टेंशन, सही बात है, स्टील हमारा केवल टेंशन को रजिस्ट करता है, ऑप्शन भी सही है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, बाकी दोनों ऑप्शन क्या है गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो मेरे पास होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है द नॉर्मली टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि जो मेरे पास कंक्रीट होता है वो जो कंक्रीट होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ का कितना परसेंट होता है, वो हमारा 10 से 15% होता है। कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है 10 से 15% होती है, क्योंकि कंक्रीट हमेशा किस में होता है, कंक्रीट हमेशा कंप्रेशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट जो होगा ये टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या होता है 10 से 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेंथ हम शॉर्ट में लिखे हैं STRENGTH, तो कितना होता है 10 से 15% होता है। नेक्स्ट आपका वो क्वेश्चन पूछ रहा है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछ रहा है, यानी कि ये NC लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा। XC लिखे या NC, लेकिन आगे ये पीछे ये शो कर दे रहा है ना कि पूछ क्या रहा है न्यूट्रल एक्सिस बेलो द टॉप ऑफ द बीम, ठीक है। तो यहाँ पे XC की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, हमने आपको बताया था M सिग्मा CB इंटू D, अपान में क्या होता था M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST, यही तो होता है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा M सिग्मा CBC M सिग्मा C, ऑप्शन जो ए होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। ये सिग्मा ST ऊपर है गलत हो जाएगा, माइनस में है ये भी गलत हो जाएगा, ये ऊपर है गलत हो जाएगा, ऑप्शन जो ए होगा वो क्या होगा मेरे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे द लीवर आर्म इन द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के कंडीशन में आपके पास लीवर आर्म की वैल्यू क्या होती थी, लीवर आर्म को हम Z से डिनोट करते हैं, Z बराबर क्या होता है D-X/3। फॉर्मूला तो एक्चुअली में होता ये है, लेकिन इसको मॉडिफाई करके क्या लिख दिएगा D बराबर 3D-X/3। दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है, यहाँ पे X/3 है, यहाँ पे टोटल का डिवाइड बाई 3 है, तो क्या ये हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड अंडर सेक्शन, तो अंडर सेक्शन में मेरा क्या होता था, ये बीम है, ये मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस है, तो अंडर में मेरे पास क्या होता था बार्स होता था, बार्स या स्टील ही बोलेंगे, स्टील ही तो होता था। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड इन स्टील, ठीक है, क्योंकि अंडर के कंडीशन है, तो अंडर के कंडीशन में क्या होगा टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड इन स्टील, ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा मेरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टेंसाइल, क्वेश्चन है आपका टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील रेनफोर्स्ड सिग्मा ST दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है AST, डेप्थ ऑफ यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस
न्यूट्रल एक्सिस एन या एक्स एंड द इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के कंडीशन में क्या पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है क्या होता है, सिग्मा एस टी इंटू में ए एस टी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स बाई 3। तो ये मेरा फॉर्मूला कहाँ है, सिग्मा निकला। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3d माइनस एक्स बाई 3। मेरा जो ऑप्शन सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के कंडीशन में क्या होता है, कंक्रीट होता है, यानी कि सिग्मा सी भी कहीं कहीं आएगा, कंक्रीट का केस है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेंसाइल फोर्स डेवलप स्टील, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, नहीं, मेरे पास आंसर क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप इन कंक्रीट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप इन कंक्रीट, किसके केस में, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन की कंडीशन में। लेकिन ऑप्शन ए हमारा क्या दिया हुआ है, टेंसाइल फोर्स भी दिया हुआ है। तो टेंसाइल फोर्स हमारा कब होगा, स्टील के केस में होगा, कंप्रेशन कब होगा, कंक्रीट के केस में होगा। तो ऑप्शन जो मेरा सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ, फॉर बैलेंस सेक्शन डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालना, यानी कि एक्सी बराबर का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, एम सिग्मा सी बी इंटू डी अपान में एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। तो ये आप लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैसे होगा, इसका मल्टीपल इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एम सिग्मा सी बी इंटू एक्स लिख रहे हैं समझने के लिए, प्लस में सिग्मा एस टी इंटू एक्स बराबर में क्या लिखा हुआ है, एम सिग्मा सी बी इंटू में डी लिखा हुआ है ना। तो ये एम सिग्मा सी बी, ये दोनों को हम एक साइड कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एम सिग्मा सी बी इंटू एक्स इधर चला जाएगा, तो ये वाला वो इधर आ जाएगा, मतलब इसको हम इधर ले आते हैं, तो माइनस एम सिग्मा सी बी इंटू डी, सिग्मा है ये उधर चला जाएगा, तो माइनस में सिग्मा एस टी इंटू में एक्स हो जाएगा। यहाँ से एम सिग्मा सी बी कामन कर लीजिए, एम सिग्मा सी बी कामन हो गया तो एक्स माइनस डी हो जाएगा, बराबर में माइनस सिग्मा एस टी इंटू में एक्स हो जाएगा। पूछा क्या है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और x वाली वैल्यू हमारी इधर आ जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, m सिग्मा सी बी अपान में सिग्मा एस टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x अपान x माइनस डी। ठीक है, यही तो होगा। तो कौन सा होगा मेरे पास ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो माइनस को यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, एक्स अपान डी माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स अपान डी माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, एम सिग्मा सी बी अपन सिग्मा एस टी, ठीक है, अपान में एक्स अपान एक्स प्लस डी, एक मिनट, एक्स प्लस डी, ये माइनस है ना, गलत होगा, सॉरी डी माइनस एक्स, हाँ सही है, डी माइनस एक्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन जो ए है वो क्या है, ऑप्शन जो ए है वो मेरे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत बड़ा प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, टाउ न्यूट्रल एक्सिस। तो क्या होता था, शेयर स्ट्रेस के कंडीशन में क्या होता था, मेरे पास जो हमारे पास ये एक बीम था, न्यूट्रल एक्सिस होता था, तो ये पैराबोलिक होता था, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मेरे पास क्या है, ये पैराबोलिक है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे मेरा क्या होता था, रेक्टेंगुलर होता था। तो न्यूट्रल एक्सिस फॉलो, तो यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से क्या बन रहा है, पैराबोला ही तो बन रहा है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही होगा, पैराबोला, ऑप्शन जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर बीम इज हाउ, मतलब कितने टाइम्स ऑफ द एवरेज शेयर स्ट्रेस, यानी कि टाउ मैक्स पूछ रहा है। टाउ मैक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता था 3/2 टाउ एवरेज। टाउ एवरेज की जो वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, शेयर फोर्स अपान में क्या होता था, एरिया, एरिया यानी कि बी इंटू डी। तो 3/2 को जब डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 1.5।
तो जो आंसर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा वो कितना होगा 1.5। किसके केस में? रेक्टेंगुलर के केस में। सर्कुलर के केस में क्या हो जाएगा 4/3 यानी कि 1.33 सर्कुलर के केस में। जो इसका आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करके आइएगा। 3 एकड़ में 3, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। हाँ ठीक है, ये सर्कुलर के केस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हार रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम सेक्शन द शेप ऑफ द शियर स्ट्रेस डायग्राम। अभी आपको बताया था ना, शियर स्ट्रेस डायग्राम जो होता था ये न्यूट्रल एक्सिस है, वो कैसा होता था? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोला होता था, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमारा क्या होता था? रेक्टेंगल। ये हमारा क्या है? पैराबोला, पैराबोला या पैराबोलिक, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये मेरे पास रेक्टेंगुलर है, दोनों है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पैराबोला ओवर द होल सेक्शन ऑफ द मैक्सिमम, होल पे होता नहीं है। पैराबोला एवं न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बेलो द न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो मेरे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। जो कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्डिंग होती है वो किसके कारण होती है? एडहेसिव के भी कारण होती है और फ्रिक्शनल के भी कारण होती है, मैकेनिकल रेजिस्टेंस के भी कारण होती है, तीनों के कारण होती है। लेकिन जब फेल होगा तो फेल किस कंडीशन में होगा? फेल मेरा केवल प्योर एडहेसिव के कंडीशन में होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा मेरा? ऑल द एबव जो होगा सही होगा। ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इज लोडेड द रेजिस्टेंस ब्रोकन, फर्स्ट ब्रोकन, पहला ब्रोकन किसके कारण होगा? एडहेसिव के ही कारण होगा। तो ऑप्शन जो ए होगा वो मेरे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। एडहेसिव के कारण ब्रोकन होगा, बाकी जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी? तीनों के कारण होगी, मैकेनिकल, फ्रिक्शनल और प्योर एडहेसिव रेजिस्टेंस के कारण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है फॉर रेनफोर्सिंग बार द कंप्रेशन इन कंप्रेशन द एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय। बॉन्ड स्ट्रेस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो अभी हम 1 मिनट में इसका आंसर बताते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा। इसका आंसर ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से उसका आंसर हम कंफर्म करेंगे आपका। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द लैप लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ पूछ रहा है टेंशन के केस में। तो टेंशन के केस में आपका डेवलपमेंट लेंथ कितना होता था? आपको तो पता होगा डेवलपमेंट लेंथ यानी कि एल डी बराबर जो होता था वो क्या होता था? 5 इंटू में सिग्मा एस अपान में 4 टाउ बी डी बॉन्ड स्ट्रेस, यही तो होता था। यानी कि ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, बचा मेरे पास ये और ये। लेकिन टेंशन के केस पे क्या होता था? 3:30:5 होता था। यानी कि इन दोनों में से जो वैल्यू हमारी मिनिमम होगी, सॉरी इन दोनों में से जो वैल्यू ग्रेटर देन होगी उसको हम क्या लेंगे? उसी को लेंगे। तो टेंशन का केस है, ठीक है। लैप लेंथ की बात करें तो टेंशन के केस में जो मेरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी होगा। अगर वही कंप्रेशन का केस होगा तो कंप्रेशन के केस में मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पे टेंशन की बात कहा है तो ऑप्शन डी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कंप्रेशन की बात कर रहा है, लैप लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ पूछ रहा है कंप्रेशन के केस में। तो इसका जो आंसर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपसे अभी डिफॉर्म्ड के केस में पूछ रहा था ना, ऊपर अभी क्या पूछ रहा था? ऊपर आपसे क्वेश्चन में भी पूछ रहा था एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस पूछ रहा था। तो जो मेरा एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस है वो किसके कंडीशन में? कंप्रेशन के कंडीशन में पूछ रहा था। तो कंप्रेशन के कंडीशन में क्या होता है? 25% बढ़ जाता है। जैसे क्या होता था? फॉर्मूला मेरे पास क्या होता था? 5 इंटू सिग्मा एस अपान में 4 इंटू टाउ बी डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25% क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो 25% का मतलब क्या हुआ? 1.25 मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू सिग्मा एस अपान में 4 इंटू 1.25 इंटू में टाउ बी डी। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे इस कंप्रेशन के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 5 इंटू सिग्मा एस, इसका गुणा करिए 25 को 100, 5 टाउ बी डी। ये बी है, टाउ बी डी यानी कि बॉन्ड स्ट्रेस। तो कंप्रेशन के केस में तो आपका जो इंक्रीज होगा वो क्या होगा?
25% है, यानी कि ऑप्शन सही होगा 25%। लेकिन आपको फार्मूले के तौर पे भी पूछ सकता है, तो फार्मूले के तौर पे पूछेगा तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि कंप्रेशन के केस में मेरे पास फार्मूला क्या होगा। तो क्या फार्मूला होगा, 5 × सिग्मा ST अपान में 5 टाउ BD। कंप्रेशन के केस में याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है डबली रेनफोर्स्ड की बात कर रहा है। इन डबली रेनफोर्स्ड बीम स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, डबली रेनफोर्स्ड बीम के कंडीशन में मेरा जो भी स्टील होगा वो स्टील कहाँ पे होता है, दोनों जगह होता है। यानी कि ये मेरा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये हमारा स्टील यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी स्टील मेरा प्रोवाइड होगा। तो दोनों जगह प्रोवाइड होगा, यानी कि टेंसल जोन में भी प्रोवाइड होगा, कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड होगा। तो ऑप्शन जो मेरा सी होगा वो क्या होगा, डबली रेनफोर्स्ड बीम के कंडीशन में ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ द सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ये क्या लिखा हुआ है, सेक्शन, यानी कि जो भी एजम्पशन है वो डबली और सिंगली दोनों के लिए सेम अप्लाई होता है, दोनों के लिए सेम अप्लाई होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट। सब पढ़ाया हुआ है, सब का सब पढ़ाया हुआ है, आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे टी बीम आ गया, पूछ रहा है टी बीम द ब्रीथ ऑफ द रिब इज इक्वल टू। तो पहले तो हम आपको बता दें, ये मेरे पास टी बीम है, ये मेरा फ्लैंज है, ये मेरा क्या है, रिब होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, टी बीम जो रिब की चौड़ाई है, रिब की चौड़ाई यही तो होगी, रिब की चौड़ाई इक्वल टू द होगी, किसके इक्वल होगी, टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। ये मेरा एक तरफ से स्लैब होगा, तो स्लैब के इक्वल होगी, नहीं होगी। विड्थ ऑफ द पोर्शन ऑफ द बीम इज कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन में नहीं होगा क्योंकि ये मेरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। इसमें न्यूट्रल एक्सिस 3 तरह से अप्लाई करते हैं, इसके जस्ट बाद अभी हम बताएंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा। तीसरा क्या कर रहा है, विड्थ ऑफ द पोर्शन ऑफ द बीम इन टेंशन जोन। क्या कर रहा है, टेंशन जोन। तो मेरा जो भी रिब यूज होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हो रहा है ना, टेंशन जोन में यूज हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो मेरा क्या होगा, ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। हरे राम। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्रीथ ऑफ रिब इन ए टी बीम शुड बी एट लीस्ट बी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ रिब। यानी कि रिब की चौड़ाई पूछ रहा है, ये बीम है, मान लो ये मेरे पास रिब है, ये टोटल रिब है, तो ये इसकी चौड़ाई, रिब की चौड़ाई क्या होगी, तो जो ये रिब है, रिब की डेप्थ है मान लीजिए, तो बी जो होगा वो कितना होगा, d/3 होगा। कितना होगा, d/3, यानी कि 1/3 होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 1/3। इस वाले का जो आंसर होगा वो 1/3, ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इन ए टी बीम द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द बॉट इसका In a T-beam, the vertical distance between the bottom of the flange and center of the tensile reinforcement is known as effective depth, bottom of the flange and center of the tensile reinforcement। bottom of the flange पूछ रहा है, ये मेरे पास क्या है, T-beam है, ये मेरे पास क्या है, फ्लेंज है। फ्लेंज से ले करके सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक की दूरी, ये मेरे पास क्या सरिया है, तो इसके आधी तक की दूरी ये मेरे क्या कहलाता है, रिब कहलाता है। इसका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग जानिए क्या कहलाता है, रिब कहलाता है, सॉरी क्या कहलाता है, रिब कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रिब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द साइड रेनफोर्समेंट, द साइड फेस रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन टी बीम। तो हमेशा साइड रेनफोर्समेंट जो होता है वो कितना होता है, हमेशा जो साइड रेनफोर्समेंट होता है वो 0.1% ऑफ द वेब एरिया होता है। वेब एरिया
मेरे पास टी जो बीम था यही तो टी बीम था। आपको पता है ये हमारा फ्लेंज कहलाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। स्टील में पढ़ते हो, सोम में पढ़ते हो, लेकिन आरसीसी के केस जब हम पढ़ रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिब बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, साइड फेस रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड टू द टी बीम की बात करते हो। टी बीम के कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0.1% ऑफ द वेब एरिया। ऑप्शन जो ए होगा वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए टी बीम इज द डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि जो इफेक्टिव डेप्थ होगी टी बीम के कंडीशन में वो क्या होगी। अभी हमने आपको जस्ट बताया है क्यों हट जा रहा बार बार। तो इफेक्टिव डेप्थ मेरा क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास बार्स है और ये मान लीजिए मेरा न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो मेरे इफेक्टिव डेप्थ होगी। यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस 3 जगह अप्लाई होता है। पहले तो हम आपको ये बता दें, टी बीम के कंडीशन में न्यूट्रल एक्सिस, टी बीम के कंडीशन में मेरा न्यूट्रल एक्सिस 3 जगह अप्लाई होता है। अलग अलग केस होता है। क्या होता है, अलग अलग केस होता है। पहला केस क्या है, जो ये हमारा क्या है, फ्लेंज है। पहला केस क्या है, जो भी मेरा न्यूट्रल एक्सिस होगा वो तो या तो स्लैब फ्लेंज बोलिए या ये स्लैब। पहला जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस होगा वो क्या होगा, ये होगा, इसके अंदर होगा। दूसरा जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस होगा वो कहाँ पे होगा, स्लैब के निचले वाले हिस्से पे होगा न्यूट्रल एक्सिस। थर्ड वाला जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो मेरा कहाँ होगा, स्टम में होगा, यानी कि इस फ्लेंज के नीचे या स्लैब के नीचे बोल सकते हैं, स्टम में होगा। ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस। ये 3 केस हैं मेरे पास टी बीम के कंडीशन में जो न्यूट्रल एक्सिस हमारा यूज होता है डिफरेंट। उसी के अकॉर्डिंग हम इसका क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपको सब डिटेल में बताया गया। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम इज द डिस्टेंस बिटवीन, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ फ्लेंज एंड द टॉप ऑफ टेंसाइल। टॉप होता नहीं है टेंसाइल में, कभी भी सेंटर में होता है, गलत है। टॉप ऑफ फ्लेंज एंड सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है आपका, बॉटम ऑफ द फ्लेंज एंड द सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट कह रहा है। तीसरा क्या रहा है, सेंटर ऑफ द फ्लेंज, सेंटर ऑफ द फ्लेंज, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन जो बी है, टॉप ऑफ द फ्लेंज से लेकर के सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक जो होता है वो हमारा क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ। ये सरिया यूज है तो सरिये से लेकर के यहीं तक की तो दूरी हमारी होती है स्मॉल डेप्थ, ठीक है। और टोटल हमारा क्या होता है, पूरा डेप्थ होता है। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा वो क्या होगा, बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एज्यूम्ड ओवरऑल डेप्थ ऑफ द टी बीम इज टेकन एज द स्पैन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स। तो हमेशा जो भी ओवरऑल डेप्थ होता है वो लेंथ के कितना होता है, 1/12 से लेकर के 1/50। ये आपको याद रखना है, कोडल प्रोविजनल है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा मेरे पास, करेक्ट होगा। किसके कंडीशन में, सिंपली सपोर्टेड के कंडीशन में। अगर वही यहाँ पे आपसे कॉन्टीन्यूअस पूछ ले, अगर आपसे कॉन्टीन्यूअस पूछ ले तो कॉन्टीन्यूअस के केस में मेरा क्या होता है, 1/10 से 1/12 होता है। क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड के केस में 12 से 15 मतलब 1/12 टू 1/15 होता है, और कॉन्टीन्यूअस के केस में 1/10 टू 1/12 होता है। ऑप्शन जो इसका होगा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द न्यूट्रल एक्सिस इन टी बीम सेक्शन फॉल्स, यानी कि क्या कर रहा है, जो भी हमारा न्यूट्रल एक्सिस टी बीम में है वो फॉल्स हो सकता है, गिर सकता है। तो कहाँ पे हो सकता है, विद इन द फ्लेंज के भी अंदर हो सकता है और आउट ऑफ द फ्लेंज के बाहर भी हो सकता है। अब बार बार हम बताएंगे नहीं, देख लीजिए एक बार, थक जा रहे हैं बताते बताते। यहाँ पे भी न्यूट्रल एक्सिस होगा, ये सेक्शन यहाँ भी न्यूट्रल एक्सिस होगा, यहाँ भी मेरा न्यूट्रल एक्सिस होगा। 3 केस होता है। तो विद इन द, ये हमारा क्या है, ये जो है
स्लैब है, इसी को हम फ्लेंज भी बोलते हैं। स्लैब की तरह ही कार्य कर रहा है टी बीम का ऊपरी वाला सिरा। ये सिरा जो है वो रेक्टेंगल है, ये जो है इसको रेक्टेंगल सिरा है, ठीक है। तो जो हमारा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कहाँ कहाँ होगा टी बीम में। फाल्स, फाल्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी आपका होगा, यहाँ भी होगा और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी हो, मतलब सॉरी ये फ्लेंज के नीचे भी होगा, यहाँ जस्ट स्लैब पे भी होगा और फ्लेंज के अंदर भी होगा। यानी कि जो ऑप्शन इसका होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। द न्यूट्रल एक्सिस इन टी बीम सेक्शन फॉल। थोड़ा सा वेट करिएगा, सेक्शन फॉल की बात कर रहा है तो आउटसाइड ऑफ द फ्लेंज होगा, जो सबसे निचला वाला था वो ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ए टी बीम बिहेव्स लाइक ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इज फ्लेंज इट्स फ्लेंज इफ न्यूट्रल एक्सिस इज। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, रिमेन्स बेलो द स्लैब होगा, रिमेन्स विद इन द स्लैब होगा, रिमेन्स आउटसाइड द स्लैब होगा। ए टी बीम बिहेव लाइक ए रेक्टेंगुलर बीम, टी बीम रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव कब करेगा, जब विड्थ इक्वल टू होगा किसके, फ्लेंज के। तो इस कंडीशन में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स विद इन द फ्लेंज, फ्लेंज के अंदर तो होगा ही होगा, कंफर्म है। रिमेन्स आउटसाइड ऑफ द फ्लेंज, ये भी होगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। कहने का मतलब ये है सेंटर में भी मेरा न्यूट्रल एक्सिस होगा और आउटसाइड यानी कि यहाँ भी मेरा क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा। किसके कंडीशन में, रेक्टेंगुलर बीम के कंडीशन में। तो ये मेरा एक तरफ से बीम का ही तो काम कर रहा है, तो ऑप्शन जो ए और बी दोनों करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, व्हेन ए वर्टिकल मेंबर इज कैरी मेनली एक्सियल लोड। कोई भी वर्टिकल मेंबर है, अगर इस पर लोड लग रहा है वर्टिकल या एक्सियल, तो वो हमारा क्या होगा, इन तीनों में से वो हमारा कॉलम कहलाता है। टाई हमेशा किस में होता है, टेंशन में होता है। टाई हमेशा टेंशन में होता है, याद रखिएगा। टाई हमेशा किस में होता है, टेंशन में होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, व्हेन द इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल मेंबर इज कैरीज मेनली एक्सियल लोड। यानी कि ये मेरे पास क्या था, कॉलम था। यही कॉलम जब किसी एंगल पे क्या होता है, बनता है, यही कॉलम। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रट कहलाता है। तो जो स्ट्रट होता है, इंक्लाइंड होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, वो हमारा मेनली एक्सियली लोड अप्लाई करता है। यानी कि हमारा क्या होगा, जो भी स्ट्रट होगा, ऑप्शन ए, ये क्या होगा, इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा, ये भी क्या करता है, एक्सियल लोड, मेनली एक्सियल लोड क्या करता है, अप्लाइड करता है, अपने ऊपर लेता है। पूछ रहा द शेप ऑफ कॉलम का शेप क्या हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। कॉलम रेक्टेंगुलर जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, सर्कुलर भी हम लोग जनरली यूज करते हैं, स्क्वायर भी हम लोग क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं। स्क्वायर कहाँ पे यूज होता है, हैवी स्ट्रक्चर हो वहाँ पे हम सर्कुलर का यूज करते हैं। पानी में ज़्यादातर हम कौन से सेक्शन का यूज करते हैं, सर्कुलर का, ताकि जो वाटर का फोर्स वो क्या हो, पूरे एरिया पे ना आए, इसीलिए हम सर्कुलर सेक्शन का यूज वहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन कॉलम। यानी कि कॉलम में जो हम बार्स यूज़ करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो यूज़ करते हैं वो लेस देन, नॉट लेस देन, यानी कि किससे कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब इज 75 mm थिकनेस, द मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्स्ड बार। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई स्लैब है, ये स्लैब है, स्लैब की ये जो थिकनेस है वो कितनी है, 75 mm है। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम साइज की जो स्टील होगी वो कितनी होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी हमारे पास साइज, मैक्सिमम साइज़ की जो स्टील होगी, इसके लिए एक फार्मूला होता है,
कि जो स्टील साइज यानी कि क्या बोल सकते हैं, स्टील साइज इक्वल टू स्लैब का थिकनेस डिवाइड बाई 8, ये फार्मूला होता है स्लैब का थिकनेस डिवाइड बाई 8। तो स्लैब का थिकनेस कितना दिया हुआ है 75 डिवाइड कर देंगे 8 से, तो कितना आएगा 9 दशमलव समथिंग, 8 9 72 3 8 3 24, ऐसे 9.3 समथिंग mm में आएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे 10 mm मान लेंगे। जो मेरा आंसर आएगा वो कितना होगा 10 mm। आपसे 75 की जगह पूछ सकता है 90 mm थिकनेस हो स्लैब का, उस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट बताइए। तो क्या आप कर सकते हैं 90 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ पे कितना देगा 8 1 8 11 11 बटे 88 11 दशमलव समथिंग आएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं 12 mm का सरिया यूज कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। यहाँ से कितने भी mm का थिकनेस स्लैब का दिया हो आप आराम से मैक्सिमम साइज बता सकते हैं रेनफोर्समेंट का कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लैब। कंक्रीट स्लैब में श्रिंकेज जो होता है, श्रिंकेज किसके कारण आता है, कंक्रीट स्लैब में जो श्रिंकेज होता है वो हमेशा कारण होता है टेंशन क्रैक का कारण होता है। जहाँ भी टेंसाइल होगा वहाँ पे क्या होगा क्रैक आएगा कंक्रीट में, क्योंकि कंक्रीट हमेशा किसमें होता है कंप्रेशन जोन में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन आपका कहाँ गया टेंशन क्रैक्स, ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इफ प्लेन बार्स आर यूज, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन स्लैब शुड नॉट बी लेस देन, जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होगा वो लेस देन नहीं होना चाहिए किसके 0.15 ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ द कंक्रीट से कम नहीं होना चाहिए। किसके कंडीशन में पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के कंडीशन में पूछ रहा है। तो जो मेरा आंसर सही होगा वो क्या होगा ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा करेक्ट है, ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, बहुत क्वेश्चन लाए सब आपको पढ़ाया गया है। क्लियर कवर इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब शुड नॉट बी लेस देन डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार, यानी कि जो भी मेरे पास क्लियर कवर होगा अगर वो किसी स्लैब, ये मान लीजिए मेरे पास स्लैब, ये स्लैब है मेरे पास, सॉरी ये क्या है मेरे पास स्लैब, तो स्लैब में अगर मान लीजिए यहाँ पे सरिया यूज होता है, अगर सरिये का डाया मेरे पास कितना है 12 mm, तो उस कंडीशन में जो मेरे पास क्लियर कवर होगा, किसका केस क्या है सिंपली सपोर्टेड का, जो मेरे पास क्लियर कवर होगा वो, यानी कि क्लियर कवर क्या होता है, यही तो होता है क्लियर कवर जो होगा वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। किसके केस में सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में। ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए सिंपली सपोर्टेड ऑन 4 एज with corner held down and cry uniformly, तो उस कंडीशन में क्या होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यहाँ पे क्या कर रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में भी एनालिसिस बाय सिंपली सपोर्टेड स्लैब है 4 एज है कॉर्नर हेल्ड डाउन यूनिफॉर्मली। तो जो हमारा कॉर्नर एज जो होगा इसके किसकी कंडीशन में सिंपली सपोर्टेड स्लैब के कंडीशन में क्या होगा पाइगार्ड मेथड भी होगा, मार्क्यूस मेथड भी होगा और आईएस कोड, तीनों मेथड को क्या करेगा वो एनालिसिस करता है। तो ऑप्शन ए बी सी यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टू वे स्लैब अकॉर्डिंग टू ग्रॉसहॉफ-रैनकाइन थ्योरी फॉर टू वे स्लैब, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, ऑप्शन WL/WB इक्वल टू बी ब्रैकेट में B/L, ये पावर 4 है, ये मेरा क्या हो जाएगा टू वे स्लैब का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी टू वे स्लैब डिपेंड अपॉन, तो टू वे स्लैब किस पे डिपेंड होता है ग्रॉसहॉफ-रैनकाइन थ्योरी पे हमारा डिपेंड। क्वेश्चन पूछता है टू वे स्लैब डिपेंड ऑन, तो ग्रॉसहॉफ-रैनकाइन थ्योरी पे डिपेंड करता है। L हमारा लॉन्ग स्पैन होगा, B हमारा शॉर्ट स्पैन होगा। ठीक है, अब यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है टू वे स्लैब में कि वन वे स्लैब कब होता है और टू वे स्लैब कब होता है। तो कब होता है जब मेरे पास Lx/Ly ग्रेटर देन 2 होगा, वो मेरा क्या कहलाएगा शॉर्ट स्पैन।
शॉर्ट स्पैन। और जब मेरा Lx/Ly लेस देन 2 होगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, लॉन्ग स्पैन कहलाता है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक। ये ग्रेटर देन 2 होगा तो क्या कहलाएगा, वन वे स्लैब की बात कर रहे थे ना। ग्रेटर देन 2 होगा वो मेरा वन वे स्लैब, और लेस देन जब 2 होगा तो टू वे स्लैब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टू वे स्लैब होता है। तो ये आपको याद रखना है, वन वे किस कंडीशन में होता है, टू वे किस कंडीशन में। Lx/Ly का मतलब जो ये मेरा लेंथ होगा स्पैन का वो लॉन्ग होगा, ये जो होगा वो शॉर्ट स्पैन होगा, Lx/Ly। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर स्लैब इज यूज्ड फॉर। सर्कुलर स्लैब कहाँ पे यूज होता है, आपको पता है सर्कुलर स्लैब वाटर टैंक के फ्लोर पे यूज होता है। सर्कुलर स्लैब वाटर टैंक के फ्लोर पे यूज होता है। रूफ ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल इंटरसेक्शन ऑफ रोड, यानी कि जहाँ पर रोटरी बना होता है। रोटरी जानते हैं क्या होता है, जो चौराहा होता है, देखा एक तरफ से चौराहा जो होता है वहाँ पे जो नहीं बना होता सर्किल, उसके ऊपर भी क्या होता है मेरे पास सर्कुलर स्लैब बना हुआ होता है, जो सबसे टॉप होता है। ऑप्शन बी भी सही है, तो ऑल द एबव होगा कहीं न कहीं। ऑप्शन ए क्या है, पंप्स हाउस, यानी कि जहाँ पे हम ट्यूबवेल को रखते हैं तो ट्यूबवेल के ऊपर भी क्या होता है, सर्कुलर स्लैब का हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो मेरे पास डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि ऑल द एबव मेरे पास क्या है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब हो गया क्या, सर्कुलर स्लैब ठीक, ये स्लाइड हो गया। नेक्स्ट स्लाइड आपको बचा है, फुटिंग से कुछ क्वेश्चन है। तो फुटिंग इज द पोर्शन ऑफ ए फाउंडेशन विच डज नॉट डिलीवर द लोड ऑफ द सॉइल। ये तो गलत है, हमेशा फाउंडेशन होता है, या फुटिंग इज द पोर्शन ऑफ फाउंडेशन, मतलब फुटिंग फाउंडेशन का ही पोर्शन होता है, फाउंडेशन का ही पोर्शन फुटिंग ही होता है, जो क्या करता है सॉइल के लोड को क्या करता है, डिलीवर करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तब मेरा आंसर ए सही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, डज नॉट डिलीवर द लोड, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि डज नॉट डिलीवर ही नहीं करेगा, तो ऑप्शन गलत है। डिलीवर करता है तो ऑप्शन बी गलत होगा, मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू तेरजागी फाउंडेशन इज सेड टू बी शैलो फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन कब कहलाता है, आपको याद होना चाहिए, जब मेरे पास चौड़ाई या तो गहराई के बराबर हो या गहराई से ज़्यादा हो। चौड़ाई या तो गहराई के बराबर हो या चौड़ाई जो हो वो गहराई से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में मेरा क्या होता है, शैलो फाउंडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मेरा करेक्ट होगा, इक्वल टू विड्थ ये भी होगा, ग्रेटर थोड़े ना होगा, लेस देन लेस। शैलो फाउंडेशन डेप्थ पूछ रहा है ना, तो डेप्थ हमारा क्या होगा, विड्थ के बराबर होगा और विड्थ से लेस होगा, तो उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, शैलो फाउंडेशन कहलाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। एक बार और देख लीजिएगा, कहीं डाउट ना हो आपको। ये मेरे पास कोई फाउंडेशन है, ये बी है और ए डी। शैलो कब कहलाएगा, जब चौड़ाई और गहराई बराबर हो, या जब मेरे पास चौड़ाई जो हो वो गहराई से ज़्यादा हो, तब मेरा क्या कहलाता है, शैलो फाउंडेशन कहलाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, आइदर ए या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फाउंडेशन टू ए स्ट्रक्चर इज टू, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा प्रोवाइड होगा फाउंडेशन के लिए, किसके लिए, फाउंडेशन के लिए, स्ट्रक्चर के रूप में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो मेरा होता है
वो 4 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ। पहला पॉइंट क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ओवर ए लार्ज एरिया बियरिंग, ठीक है, लार्ज एरिया यानी कि जो भी मेरा सुपर स्ट्रक्चर का लोड होगा वो लार्ज एरिया में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकेंड कर रहा है प्रिवेंट द लैटरल मूवमेंट ऑफ द सपोर्ट मटेरियल, लैटरल मूवमेंट क्या होता है 1 मिनट आपको बता रहे हैं। तीसरा हमारा क्या होता है, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि जो ऑप्शन डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। फाउंडेशन का सुपर स्ट्रक्चर, यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर दिया हुआ ना, सुपर स्ट्रक्चर होता क्या है, ये मेरे पास क्या है, ग्राउंड लेवल है, ये मेरे पास क्या है, फाउंडेशन है, मतलब हाँ ये क्या है मेरे पास, फाउंडेशन। इसके नीचे जो सॉइल होगी वो क्या होगी, सब सॉइल होगी, सब सॉइल ही तो होगा। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास स्ट्रक्चर होगा, जो भी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, जो भी मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, मान लीजिए एक तरफ से, स्ट्रक्चर का लोड कहाँ पे पड़ेगा, ये फाउंडेशन पे ही तो पड़ेगा। तो फाउंडेशन पे पड़ने के कारण क्या होगा, फाउंडेशन पूरी तरह से ये सुपर स्ट्रक्चर होता क्या है, ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड लेवल का ऊपर का जो पार्ट होता है वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है, और ग्राउंड लेवल के नीचे का जो पार्ट होता है वो मेरा क्या कहलाता है, सब स्ट्रक्चर कहलाता है। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, ग्राउंड लेवल के ऊपर का जो पार्ट होता है वो मेरा क्या कहलाता है, सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है, ग्राउंड लेवल के नीचे का जो पार्ट होता है वो हमारा सब स्ट्रक्चर कहलाता है। तो सुपर स्ट्रक्चर का जो भी मेरे पास लोड आएगा फाउंडेशन पे, तो क्या करेगा, फाउंडेशन लोड को बियर करेगा, अब लोड को लेकर के सॉइल पे पूरा अपना जो भी लोड होगा वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। लेटरल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई लेटरल मूवमेंट का मतलब, मान लीजिए मेरे पास स्लैब है, ठीक है, अगर स्लैब पे लोड पड़ रहा है तो लोड पड़ने के कारण, ये कॉलम स्लैब पे अगर लोड पड़ रहा है तो लोड पड़ने के कारण इसका मूवमेंट न तो इधर हो न तो इधर, ये मूवमेंट होना नहीं चाहिए। इसीलिए बीम के कंडीशन में हम क्या करते हैं, कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं, यहाँ पे फिक्स करके कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लेटरल मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि ये जो हमारा है ना लोड नीचे के डायरेक्शन में, इसके अपोजिट यानी कि इसके परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, मूवमेंट नहीं होना चाहिए। किसका, फाउंडेशन की बात कर रहा है तो फाउंडेशन। यहाँ पे क्या कर रहा है, ए फुटिंग विच सपोर्ट 2 और मोर कॉलम, जब हमारा सपोर्ट 2 या 2 से अधिक कॉलम में होते हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। स्टार्ट तो मेन वहीं से होता है ये क्वेश्चन, कंबाइंड फुटिंग। व्हेन सपोर्ट 2 और मोर कॉलम्स दैट इज कॉल्ड कंबाइंड फुटिंग। एक कंबाइंड फुटिंग में भी जो भी मेरे पास कंबाइंड फुटिंग होगा वो क्या होगा, या तो ट्रापेजोइडल होगा या तो स्क्वायर होगा, सर्कुलर कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो डी होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कैसे ये भी देख लीजिए, ये मेरे पास मान लीजिए कोई स्लैब है, तो जो भी मेरे पास सपोर्ट होगा कंबाइंड फुटिंग, यानी कि ये मेरे पास 1 फुटिंग 2 फुटिंग बहुत सारे, तो ये देखा जाए तो क्या होगा, एक तरफ से स्क्वायर में हो गया, ट्रापेजोइडल के कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये मेरे पास स्लैब है, ट्रापेजोइडल की कंडीशन हो सकता है थोड़ा सा ऐसे हो, नीचे मेरा सपोर्ट है, तो ये ट्रापेजोइडल से बनता है ना, ट्रापेजोइडल से हमेशा ऐसे ही तो बनता है, ये ट्रापेजोइडल हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा जो भी शेप हो गया ट्रापेजोइडल, लेकिन सर्कुलर कभी नहीं बनता है। तो इसलिए जो ऑप्शन मेरा डी होगा वो करेक्ट होगा, ये वाला नहीं, ऑप्शन ए बी, डी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा द हैमर यूज्ड इन ड्राइविंग पाइल शुड बी, जो भी हमारा ड्राइविंग पाइल्स के लिए हैमर का हम यूज करते हैं वो कौन कौन सा हैमर होता है, ड्रॉप हैमर, वाइब्रेटरी हैमर और डीजल हैमर, तीनों हैमर होता है। नाम याद रखिएगा, ड्रॉप हैमर, वाइब्रेटरी हैमर और डीजल हैमर। ऑप्शन जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इन डिजाइनिंग रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइल एज ए कॉलम इट इज कंसिडर्ड एज, रेनफोर्समेंट कंक्रीट पाइल है यानी कि आरसीसी पाइल है कॉलम की कंडीशन में, तो ये क्या कंसिडर्ड करता है, तो हमेशा क्या होता है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज होता है। यानी कि ये मेरे पास कोई पाइल है, इसका एक सेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, हिंज। तो कौन सा आंसर होगा, डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट
पाइल सब कॉलम के केस में जो मेरा सी होगा वो क्या होगा, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी होगा वो क्या होगा, वो मेरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रैनकाइन थ्योरी, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ प्रेशर। एक तो इंटेंसिटी होता है, एक प्रेशर होता है। तो इंटेंसिटी पूछ रहा है, एक्टिव के केस में पूछ रहा है, पैसिव नहीं पूछ रहा, पीपी नहीं पूछ रहा, एक्टिव के केस में पूछ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला 1 माइनस साइन फाइव अपान में क्या हो जाता है, 1 प्लस साइन फाइव। अगर वही पैसिव के केस में पूछता है, पैसिव अर्थ प्रेशर, तो उस केस में क्या हो जाता है, 1 प्लस साइन फाइव अपान 1 माइनस साइन। तो एक्टिव के केस में इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला हमारा P बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू एच 1 माइनस साइन फाइव अपान 1 प्लस साइन फाइव। ऑप्शन जो मेरा C होगा वो करेक्ट होगा। W हमारा क्या, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हमारा क्या, फाइव है। H हमारा कहीं ना कहीं किसी हाइट पे लग रहा है, जो भी लोड लगना होगा। W हमारा क्या होता है, वेट होता है, सॉरी वेट का मतलब लोड। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, वहाँ पे इंटेंसिटी पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टोटल अर्थ प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट प्रेशर पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है, एक्टिव के केस में। तो एक्टिव के केस में हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम 1 माइनस साइन फाइव अपन 1 प्लस साइन फाइव, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, WH²/2। तो जो मेरा ऑप्शन सी होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट होगा। ये सब गलत है, ऑप्शन सी क्या है, सही है। रिजल्टेंट प्रेशर यूनिट के केस में क्वेश्चन भी आते हैं, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। द टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर एक्ट। तो हमेशा जो भी रिटेनिंग वाल होता है, रिटेनिंग वाल कैसे होता है, रिटेनिंग वाल पे जो भी ये फोर्स लगता है ना, रिटेनिंग वाल पे जो भी ये फोर्स लगता है वो कितने पे लगता है, H/3 पे लगता है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही होगा, ऑप्शन जो होगा बी वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके केस में सब पढ़ाया गया बाबू, सब पढ़ाया गया, किसी को कोई डाउट कहीं नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा बटरेस क्या होता है। बटरेस आपको BC में भी हमने पढ़ाया था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिविल सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर में। बटरेस इन ए वॉल इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है, लेटरल सपोर्ट। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, वाल दिया हुआ है तो कहीं कहीं वाल ही हमको आना पड़ेगा। तो वाल हमारा क्या होता है, लेटरल सपोर्ट टू द वाल। ये क्या होता है, लेटरल सपोर्ट टू द वाल। जैसे मेरे पास क्या है, एग्जांपल के तौर पे, अगर यहाँ पे कोई मेरे पास कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है, कॉलम। तो कॉलम इधर की तरफ झुके ना, अगर इधर हम फिलिंग कर रहे हैं, इधर हम लोड लगा रहे हैं, इधर अगर हम लोड लगा रहे हैं तो इधर की तरफ ना आए, उसके कारण हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बट्रेस, यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिए हम, ये हमारा सपोर्ट क्या कहलाता है, बट्रेस कहलाता है, ताकि इसका मूवमेंट इधर की तरफ ना हो, इधर की तरफ कॉलम का मूवमेंट ना हो। ठीक है, तो बट्रेस क्या होता है, एक पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, बट्रेस इज एक्ट buttress is act as compression member। बट्रेस क्या होता है, ये एक्ट करता है कैसे, कंप्रेशन मेंबर की तरह। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था। एक वीडियो पहले बना हुआ है आपका, और ये दूसरा लेक्चर आपका अभी का है। बस यही 2 लेक्चर है आपके लिए। 100+ एबव से ज़्यादा क्वेश्चन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई डाउट हो तो एक बार मैसेज करके क्लियर कर लीजिएगा, जो भी दिक्कत। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।